चलिए, तो फार्मा बाबा पे अपन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि फंगस क्या है। और देखिए, इतनी सारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, तो अपने को फंगस के लिए एक अलग तरीके की ड्रग्स क्यों चाहिए, ये देखना पड़ेगा अपने को। तो देखिए, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए, अभी तक जितने भी अपन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे, वो सारी किसके लिए थी? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज के लिए थी, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स होते हैं, है ना। बट फंगस के साथ कैच ये है कि ये एक्चुअली होते हैं यूकैरियोटिक इन नेचर। तो देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स के लिए अगर अपन स्पेसिफिकली ड्रग्स को डिजाइन करेंगे तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी यूकैरियोटिक नेचर की होती है, मतलब उसके भी सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो अपने को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ड्रग्स को डिजाइन करने में। तो देखिए, एंटी फंगल में अपन ड्रग्स को पढ़ने से पहले अपने को फंगल सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखना होगा। तो देखिए, जैसे कि अपने को पता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है लाइफ का, उसमें अपन ने देखा है क्या कि एक अलग से किंगडम डेडिकेटेड है किसके लिए? फंगस के लिए। तो फंगस क्या है? एक अलग से किंगडम इसका फंगस का जो किंगडम है वो अलग से फंजाई किंगडम के अंदर आते हैं। और ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये किसने दिया था? आर एच विटेकर ने दिया था, है ना। ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है फार्मेसी को के रिलेटेड, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए। देखिए, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो फंगस होते हैं ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं फंगल सेल, और ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपना खुद का फूड नहीं बना सकते, यानी ऑटोट्रॉफ ना होके ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, है ना। तो अब देखिए, फंगस के बारे में जब अपन पढ़ने जा रहे हैं तो अपन फंगल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जब अपन ऐसा सीधे इन्फेक्शन पे ही कूद रहे हैं, बट अपने को पता होना चाहिए कि फंगस ऐसे भी होते हैं जो इन्फेक्शन नहीं कॉज करते हैं। जैसे कि अपन ब्रेड खाते हैं तो उसमें यीस्ट होता है। यीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए? फर्मेंटेशन के लिए, है ना। तो फर्मेंटेशन करने के लिए यीस्ट होता है। ऐसे भी अपन मशरूम्स खाते हैं, वो भी फंगस होते हैं। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि अचानक से कुछ फंगस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन करने लगते हैं। तो देखिए, जनरली क्या होता है, जो फंगस होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उस पे ना, तो जो 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है उसके आसपास उनकी ग्रोथ जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। यानी कि सारे जो फंगस है वो सेम टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। जनरली इनको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है एंड लो टेम्परेचर चाहिए होता है। बट कुछ ऐसे फंगस हैं जिनने अडॉप्ट कर लिया है कि वो 37 डिग्री सेल्सियस पे भी अपनी ग्रोथ को शो कर पाते हैं। एंड फिर देखिए, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर खुद का इम्यून सिस्टम है, जैसे कि अपन जान रहे हैं। तो कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो वो इम्यून सिस्टम को बाईपास कर जाते हैं और उसको बाईपास करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, है ना। तो वो सब अपन देखेंगे, पर सबसे पहले अपन देखते हैं फंगल सेल स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म जो कि सारे सेल में होता है, हर तरीके के सेल्स जो होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर आफ्टर दैट ये आ गया क्या? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर। देखिए, इसके स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इनके जो बैक्टीरिया फंगल सेल का स्ट्रक्चर है वो ही इम्पोर्टेंट है, ताकि अपन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ पाए, है ना। फिर इसके बाद ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं काइटिन। जो काइटिन होता है ये ह्यूमन सेल्स जो होती हैं उनमें नहीं प्रेजेंट होता है, इट इज स्पेसिफिक टू फंगस। फिर इसके अलावा इसमें क्या होता है, बीटा ग्लूकेन्स प्रेजेंट होती हैं, बीटा ग्लूकेन। एंड आउटर जो लेयर होती है वो किसकी? मैनो प्रोटीन की होती है, मैनो प्रोटीन ना। तो ये मैनो प्रोटीन की आउटर लेयर होती है। फिर उसके बाद बीटा ग्लूकेन्स होते हैं, फिर काइटिन होती है, फिर लिपिड बाइलेयर होती है, फिर अपना साइटोप्लाज्म। इसमें एक चीज और अपन ने ऐड नहीं किया है जो कि है अर्गोस्ट्रॉल। जो अर्गोस्ट्रॉल होता है ये भी स्पेसिफिक होता है फंगस के लिए, अर्गोस्टेरॉल, है ना। तो ये हो गया अपना बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फंगस, है ना। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि फंगस कितने टाइप के होते हैं और कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो देखिए, एक तो हो गया क्रेप्टोकोकस, फिर आ गया हिस्टोप्लाज्मा,
फिर आ गया स्पोरोट्रायोप्स, और फिर आ गए डर्मेटोफाइट्स, है ना। तो ये इतने टाइप के, इतने ही नहीं और भी बहुत सारे तरीके के जो फंगस होते हैं वो इन्फेक्शन एक्चुअली कॉज करते हैं। तो देखिए जो हिस्टोप्लाज्मा होता है, हिस्टोप्लाज्मा एक्चुअली क्या होता है, ये इनहेलेशन के थ्रू जाता है, इनहेलेशन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में को इन्वेड करता है एंड फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। जो स्पोरोट्रायक्स होता है ये ब्रोकन स्किन, यानी कि अगर स्किन ब्रोकन है तो उसके थ्रू इन्वेड करेगा बॉडी को और इन्फेक्शन कॉज करेगा। एंड जो डर्मेटोफाइट्स की बात आती है, जो सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल इन्फेक्शन होते हैं वो डर्मेटोफाइट्स के थ्रू कॉज किए जाते हैं, जैसे कि नेल के इन्फेक्शन हो गए जिनको ऑनकियोमाइकोसिस बोला जाता है, एंड इसके अलावा रिंग वॉर्म हो गया, एंड जो एथलीट फुट हो गया, वो सारी जो इन्फेक्शन है ये सारे डर्मेटोफाइट्स की थ्रू कराए जाते हैं, होते हैं मतलब। तो डर्मेटोफाइट्स क्या होता है, ये एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं केराटिनेज। तो जो केराटिनेज होते हैं ये केराटिन का ब्रेक डाउन करते हैं और इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। ये एक्चुअली केराटिन को ब्रेक डाउन करके उससे ही अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। फिर आता है क्रिप्टोकोकस। तो जब क्रिप्टोकोकस की बात आती है तो अपने को क्रिप्टोकोकस के बारे में खास बात ये पता होनी चाहिए कि इसके ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होती है। जो कैप्सूल होती है ये एक्चुअली इम्यून सिस्टम को बाईपास करने में हेल्प करती है इसको, और इसकी वजह से क्रिप्टोकोकस जो होते हैं वो अपना इन्फेक्शन कॉज करते हैं इम्यून सिस्टम को बाईपास करते हुए या उनको चकमा देके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई फंगस के बारे में। कुछ टाइप ऑफ फंगस हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। डर्मेटोफाइट्स में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि टीनिया पेडिस हो गया, तो वो क्या कराता है, एथलीट फुट डिसीज कॉज कराता है ना। तो इसी तरीके से अपन देखते हैं और भी टाइप ऑफ फंगस को, जो स्पेसिफिक ड्रग्स को जब अपन पढ़ेंगे या फिर उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे कि कौन कौन से फंगस के लिए ये कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं। तो ये कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी फंगस के बारे में। इसके स्ट्रक्चर को याद रखिए फंगल सेल को, क्योंकि जो ड्रग्स होंगी वो फंगल सेल वॉल को ही जनरली टारगेट करती हैं, एक्सेप्ट सम ऑफ द ड्रग्स लाइक ग्रिसियोफल्विन एंड फ्लूसाइटोसिन, है ना। चलिए, तो जब एंटी फंगल की बात आती है तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली कि कैसे फंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर को याद रखिएगा फंगल के सेल वॉल का, मतलब फंगल सेल का, क्योंकि देखिए जो ड्रग्स है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ शो करेंगे, अपना फंगल के सेल वॉल पे, है ना। तो देखिए जो अपन क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन से आते हैं। अभी रिसेंटली हुआ रेलवे का जो पेपर हुआ था आरआरबी वाला, उसमें भी एंटी फंगल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन आए थे और वो भी कहाँ से, क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आ गए थे, है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीफली अपन डिस्कस कर लेते हैं। आप एसएस ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए इसके। सबसे पहले आती है पॉलीन्स। पॉलीन्स जो है ये काफ़ी मतलब टॉक्सिक टाइप की एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट यूज्ड सिस्टमिकली, स्पेशली द वन एम्फोटेरिसिन बी इज ओनली यूज्ड फ्रॉम दिस लिस्ट, है ना। तो इसको ही बस यूज़ करते हैं अपन किस पे, सिस्टमिकली। बाकी सब किसको ऐसे अपन टॉपिकल वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। जो एम्फोटेरिसिन बी होती है एक्चुअली ये क्या करती है, इसका अर्गोस्ट्रॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एफिनिटी होती है, वो अपन देखेंगे आगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो इसके सोर्सेज देख लेते हैं, मैं बोलते जाता हूँ। देखिए जो एम्फोटेरिसिन बी होती है इसका सोर्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। तो देखिए इनके सोर्सेज से भी क्वेश्चन पूछ देता है कई बार। जो नेस्टैटिन होता है इसका होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस नूर्सी। नेटामाइसिन का स्ट्रेप्टोमाइसिस नेटालेंसिस, और हैमाइसिन जो है इसका होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन पिम्पिलेंसिस, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल सोर्स हो गए कि कहाँ से इन ड्रग्स को लिया जाता है। तो अपन इनको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि निस्टेटिन है, तो इसका याद रखिए आप कि निष्ठा से आप समझ लीजिए कि रिश्ते की बात हो रही है किसी के, किसके, नूर की। नूर जो थी, नूर से किसी का क्या हुआ, रिश्ता हुआ, तो नूर से निष्ठा, तो इसको याद रख, रिश्ता मतलब निस्टेटिन। तो उसके बाद नेटामाइसिन को याद करना तो इजी है, क्योंकि इसके नेटामाइसिन और नेटालेंसिस इसका सोर्स में आ रहा है।
फिर अपन याद करते हैं किसको, एम्फोटेरेसिन बी, तो उसको बोलते हैं ना ओफो, 9-10 बज गए तो नोडोसस, ऐसे याद रख लीजिएगा, ओहो 9-10 बन गए तो बज गए। तो जो हेमाइसिन होता है उसका क्या होता है, जैसे समझ लीजिए किसी लड़की का नाम हेमा है, देखिए अपन यहाँ पे किसी पर्सन को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे हैं, बस ये ट्रिक है। तो देखिए किसी लड़की का क्या नाम है, हेमा, हेमा को क्या हो गया था, पिंपल हो गया था, तो ऐसे याद रख लीजिएगा आप इनके सोर्सेस को, स्पेसिफिक ड्रग के सोर्सेस को आप याद रख सकते हैं इन ट्रिक्स के साथ। फिर देखिए जो ग्रिसियोफल्विन की बात हो रही है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन्स होती हैं, तो यहाँ पे एफ यू लगा हुआ है फल्विन में, और एकिनोकैंडिन जो है इसमें सारे में कैप्सिन फंजिन फंजिन लगा होता है ना, तो एकिनोकैंडिन्स को आप इनसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स जो क्लास है उनकी क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो अब अपन देखने जा रहे हैं अजोल और कुछ अदर क्लासेस को, जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं उसकी, अजोल एंड अदर क्लासेस को, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अजोल्स को, क्योंकि काफ़ी फेमस हैं और जनरली यही यूज होती हैं, है ना। क्योंकि देखिए जो अपन ने पॉलीन्स एक्सेट्रा देखा है ये एक्चुअली में थोड़ा क्या होती हैं, सीरियस केसेस के लिए यूज़ की जाती हैं, बट व्हेन कम्स टू द अजोल्स तो दे आर वाइडली यूज्ड ऑन द डे टू डे बेसिस, जो भी ट्रीटमेंट है उसमें, है ना। तो अजोल्स में भी दो क्लासेस आती हैं, एक होती है इमिडाजोल एंड दूसरी होती है ट्रायाजोल्स। तो जो इमिडाजोल्स होती हैं ये जनरली इनको क्या किया जाता है, इनको टॉपिकल वे में यूज़ किया जाता है, और जो ट्रायाजोल्स होती हैं इनको जनरली क्या सिस्टेमिकली यूज़ किया जाता है। सिस्टेमिकली मतलब ओरली यूज़ किया जाता है और इंजेक्शन के बेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। तो बट इसमें जो कीटोकोनाजोल ड्रग है, ये कीटोकोनाजोल है, इसको बोथ ओरली एंड सिस्टेमिकली दोनों यूज़ किया जाता है, और इट्राकोनाजोल को भी आप देखेंगे कि इसके टॉपिकल एंड ओरल दोनों फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है मार्केट में, है ना। तो ये कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो दोनों वे में यूज़ की जा सकती है ना। तो ये इसको देख लीजिएगा ट्रायाजोल्स में, इनमें जनरली आप देखेंगे कि कोनाजोल्स लगा होता है, जो भी इमिडाजोल है या ट्रायाजोल्स है इनमें कोनाजोल्स लगा होता है, बट आप जनरली डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे। तो जो आपने नॉर्मली सुना होगा फॉर द ओरल यूज ऑफ मतलब बाय द ओरल रूट जो अपन यूज करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स का, उनमें आप देखेंगे फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल एंड मतलब ओरल ही नहीं, वाइडली जो सिस्टेमिकली यूज होती हैं, तो फ्लुकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल वाइडली यूज होती हैं ओरल बेसिस पे। पोसाकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल जो ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यानी जो इन्वेजिव स्पेसीज हैं फंगस की, जैसे म्यूकोरमाइकोसिस हो गया, एस्परजिलोसिस हो गया, उनके लिए पोसाकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल एक्सेट्रा यूज की जाती। हाँ मैंने ये बताना भूल गया कि एस्परजिलोसिस एंड जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसे अपन ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं, तो ये जनरली इन्वेजिव डिसीजेज हैं या इन्वेजिव स्पीसीज ऑफ फंगस है जो कि डीप सिस्टेमिक इन्फेक्शंस कॉज करती है ना। तो उसमें पोसाकोनाजोल, वोरिकोनाजोल कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो अजोल क्लास से इफेक्टिव हैं, है ना। तो इसमें कोनाजोल कोनाजोल जो लगा रहता है, आप देखेंगे सफिक्स मिलेगा नाम में, वो ड्रग्स आएंगी। तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ये एक ट्रिक याद रखिएगा, MECKO, मिक्को। तो जो ये मिक्को ड्रग्स होती हैं, जैसे मिक्को में क्या आ गया, माइकोनाजोल, सॉरी, तो माइकोनाजोल हो गया, इकोनाजोल हो गया, क्लोट्रीमाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया ना, ऑक्सीकोनाजोल हो गया, ये मिक्को ड्रग्स। तो ये मिक्को ड्रग्स किस में यूज होती हैं, ये जनरली आती किस क्लास में है, इमिडाजोल क्लास में आती है। फिर अपन देखते हैं एलाइलामीन्स को। एलाइलामीन्स से ही क्वेश्चन जो लास्ट RRB का आया था शायद वो एलाइलामीन से आया हुआ था, उसमें क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट पूछ लिया था कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो एलाइलामीन क्लास में आती है, कौन सी ऐसी एंटी फंगल ड्रग है, तो जिसमें आंसर होगा टर्बिनाफिन। फिर आ गया था मॉर्फोलिन क्लास। मॉर्फोलिन में ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें भी मॉर्फोलिन एंड एम्ब्रोल्फिन, तो देखिए दोनों में फिन फिन आ रहा है ना, तो ये आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। फिर आ गया पेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड्स। पेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आते हैं अपन, निकोमाइसिन आती है ना। तो इन ये क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अभी अपन ने सिर्फ क्लासिफिकेशन समझा, इसके अलावा कुछ और भी ड्रग्स हैं जो अदर क्लास में आती हैं, जैसे कि वाइट फील्ड ऑइंटमेंट हो गया, टोलनाफिटेट हो गया, है ना। तो कुछ अदर ड्रग्स भी हैं जो एंटीफंगल के तरीके से यूज़ की जाती है, सोडियम थायोसल्फेट हो गया, है ना। फिर सेलेनियम बेस्ड कुछ कंपाउंड हो गए जिनको एंटी डैंड्रफ पर्पस पे यूज़ किया जाता है, वो सब भी एक्चुअली अपने वाइडली एंटी फंगल क्लास में ही आ जाते हैं, बट मेन यही ड्रग्स हैं, है ना। तो इनको याद रखिएगा आप। फिर अपन इसके बाद इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को वन बाय वन समझते हैं कि कैसे ये अपना मैकेनिज्म शो करती है।
चलिए तो अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं इन ड्रग्स का, है ना। तो देखिए जो फंगस होता है उसमें एक स्पेशल टाइप का कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव पाया जाता है ना। जैसे ह्यूमन सेल्स में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वैसे इनमें क्या होता है, अर्गोस्ट्रॉल होता है ना। तो ये अर्गोस्ट्रॉल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया मतलब फंगस का जो सेल वॉल होता है उसके इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अपन देखते हैं कि कैसे इसका सिंथेसिस होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है स्क्वालिन। जो स्क्वालिन होता है ये एक्चुअली क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल से अर्गोस्ट्रॉल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें एक इंटरमीडिएट होता है जिसको अपन बोलते हैं स्क्वालिन। फिर स्क्वालिन को जो फंगस है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, स्क्वालिन 2,3 इपॉक्साइड में। स्क्वालिन 2,3 इपॉक्साइड। फिर ये स्क्वालिन 2,3 इपॉक्साइड जो होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, लेनोस्ट्रॉल में। फिर ये लेनोस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अर्गोस्ट्रॉल में, अर्गोस्टेरॉल, है ना। तो जो ये अर्गोस्ट्रॉल होता है ये मेनली फंगस के जो स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्या करता है, एक एंजाइम का यूज करता है जिसका नाम होता है स्क्वालिन इपॉक्सीडेज। तो ये क्या करेगा, स्क्वालिन को स्क्वालिन 2,3 इपॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा, है ना। फिर उसके बाद स्क्वालिन 2,3 इपॉक्साइड जो होता है वो कन्वर्ट होता है लेनोस्ट्रॉल में, एंड लेनोस्ट्रॉल से फिर वो अर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है विद द यूज ऑफ 14 अल्फा डी मिथाइलेज, है ना। तो देखिए अब अपनी एंटी फंगल ड्रग्स जो आती हैं उनका यहाँ पे रोल आता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को इनहिबिट करेंगी कौन, अपनी एलाइलामाइन, जिसमें कौन सी ड्रग अपन ने पढ़ी थी, टर्बिनाफिन। तो टर्बिनाफिन क्या करेगी, ये स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को ही इनहिबिट कर देती है। फिर आता है लेनोस्ट्रॉल। लेनोस्ट्रॉल को कन्वर्ट करना पड़ता है अर्गोस्ट्रॉल में। तो ये अर्गोस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वॉल ऑफ दिस फंगस, है ना। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, 14 अल्फा डी मिथाइलेज। तो इनको कौन इनहिबिट करेगी, जो अपनी अजोल क्लास की एंटी फंगल्स होती हैं, अजोल क्लास की जो एंटी फंगल्स होती हैं वो क्या करेंगी, इस 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करेंगी। फिर आती हैं अर्गोस्ट्रॉल, मान लीजिए बन ही गया है, तो बना बनाया अर्गोस्ट्रॉल को देखिए ये अर्गोस्ट्रॉल फिर कहाँ जाएगा, सेल वॉल में जाएगा। तो इस अर्गोस्ट्रॉल के लिए एफिनिटी किसकी होती है, जो अपन ने शुरू में जब एम्फोटेरेसिन बी बोल रहा था मैं, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ये बोला था, आपको हिंट दिया था कि अर्गोस्ट्रॉल के लिए एफिनिटी किसकी होती है, एम्फोटेरेसिन बी की होती है। तो एम्फोटेरेसिन बी क्या करते हैं एक्चुअली, वो अपन उसकी ड्रग्स के वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, बट अभी अपन को एक बेसिक मैं आपको आइडिया देता हूँ कि वो एक्चुअली माइक्रोपोर फॉर्मेशन करता है। तो इस माइक्रोपोर से क्या होगा, आयंस जो होते हैं बैक्टीरिया वायरस फंगस के अंदर में, है ना, क्लोराइड हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो भी आयंस है इंपॉर्टेंट उसके लिए, उनका क्या होगा, या फिर जो साइटोसोल कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है, वो लीक आउट हो जाता है इसकी वजह से, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल मतलब फंगल सेल डेथ हो जाती है। सॉरी मैं बार बार बैक्टीरिया बोल रहा हूँ क्योंकि इतना दिन से अपन एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स पढ़ते आ रहे थे, है ना। तो फिर क्या होता है कि ये फंगल सेल्स की इंटीग्रिटी जो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस माइक्रोपोर। और ये माइक्रोपोर बनती किसकी वजह से है, एम्फोटेरेसिन बी की वजह से बनते, है ना। और इसके अलावा एक होता है, जैसे मैंने बताया कि ये बीटा ग्लूकन होता है इसके स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं बीटा ग्लूकन सिंथेस। क्या है, बीटा ग्लूकन सिंथेस, है ना। तो इस बीटा ग्लूकन सिंथेस को कौन इनहिबिट कर देंगी, जो अपनी एकिनोकैंडिन्स होती हैं, कैप्सोफंजिन एक्सेट्रा, वो क्या करेंगी, इसको क्या करेंगी, बीटा ग्लूकन सिंथेस को इनहिबिट कर देंगी, है ना। तो ये कुछ बेसिक आइडिया हो गया जो कि अपनी ऐसी एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो कहाँ इफेक्ट करती हैं, सेल वॉल के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो अपन इसको समझ करके आगे अपन सबसे पहली ड्रग जो कि अपनी एम्फोटेरेसिन बी है उसको डिस्कस करते हैं।
चलिए तो देखते हैं, अपन डिस्कस करते हैं एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जब मैं बोलता हूँ तो आपने काफ़ी इसका नाम सुना होगा। जब ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोर माइकोसिस जिसे बोला जाता है, वो डिसीज़ फैली हुई थी ड्यूरिंग द कोविड एरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ हो गया था पर्सनस में, या फिर जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते थे उनके अंडर। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जैसे कि ब्लैक फंगस होता तो हर जगह है, बट ये नॉर्मली पर्सन को इन्फेक्ट नहीं करता है, बट क्योंकि उन लोगों का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, बहुत सारे लोगों का जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की थेरेपी पे थे, तो इस वजह से म्यूकोर माइकोसिस के इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा सर्ज कर गए थे उस टाइम पे। तो एम्फोटेरिसिन बी की शॉर्टेज पड़ गई थी, और बहुत सारे उस समय तो 25-25 30-30 हज़ार रुपए देने के लिए तैयार हो गए थे लोग पर वायल के, है ना। तो अपन देखते हैं एम्फोटेरिसिन बी को। एम्फोटेरिसिन बी, तो ये पॉलीइन क्लास की ड्रग है, और जैसा कि मैंने बताया कि पॉलीइन क्लास की सारी जो ड्रग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, है ना। टॉक्सिक व्हेन आई से, इट मीन्स नेफ्रोटॉक्सिक, है ना, नेफ्रोटॉक्सिक। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं पॉलीइंस। तो पॉलीइंस में भी जो लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक है वो है एम्फोटेरिसिन बी, हेंस इट इज़ यूज्ड सिस्टेमिकली। और ओरली जब अपन बात करेंगे तो ये ओरली नॉट एब्जॉर्ब्ड, नॉट एब्जॉर्ब्ड, है ना। ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं होती है, इन्हें क्या दिया जाता है, स्लो आईवी दिया जाता है, स्लो या फिर बहुत स्लो, काफ़ी स्लो आईवी दिया जाता है इनको, है ना। और इनका जो टर्मिनेशन हाफ लाइफ होता है, टर्मिनल हाफ लाइफ, लॉन्ग टर्मिनल टी हाफ, टी हाफ इनका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है एम्फोटेरिसिन बी का। देखिए, अब मैंने बोला कि नेफ्रोटॉक्सिक है, तो नेफ्रोटॉक्सिक होने की वजह से क्या मैं इसके बारे में कह सकता हूँ आपको कि इन्हें कैसे दिया जाए कि इनकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम किया जा सके, है ना। तो इनके एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाने के लिए, बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वैसे आईवी दिया जा रहा है, तो मोस्टली इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा ही होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन क्या 100% बायोअवेलेबिलिटी रहेगी, बट इनकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इनको लाइपोसोमल फॉर्म में दिया जाने लगा, लाइपोसोमल फॉर्म में, है ना। तो जो लाइपोसोमल, जनरली आपने नाम भी सुना होगा, वो क्या सुना होगा, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, या फिर क्या सुना होगा आपने, कोलाइडल एम्फोटेरिसिन बी, है ना। तो ये दो फॉर्म में इसको जनरली दिया जाने लगा। फिर देखिए, जो एम्फोटेरिसिन बी है इसका यूज एंटी फंगल में तो किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। कैसी होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है, काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली फॉर द सिस्टेमिक इन्फेक्शंस एंड डीप इन्वेजिव स्पेसीज जो होती हैं फंगस की, उनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि म्यूकोर माइकोसिस हो गया, उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस कहा जा सकता है, इन द डीओसी इन म्यूकोर माइकोसिस, है ना। इसके अलावा देखिए, जो एम्फोटेरिसिन बी होती है, इसे जनरली जैसे मैंने बताया कि आईवी दिया जाता है, तो आईवी इसे हमेशा ग्लूकोज के साथ दिया जाएगा, मतलब डेक्सट्रोज के साथ, है ना। एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन के साथ इसे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन जो होगा ये इसको जो इसका फॉर्म होता है उसको थोड़ा ज़्यादा कोर्स कर देगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमेशा इसको ग्लूकोज या फिर डेक्सट्रोज के साथ दिया जाता है। फिर इसके जो यूजेस वगैरह अपन ने बेसिकली ऊपर से देख लिया है। एम्फोटेरिसिन से याद रखिएगा, एम्फोटेरिन इसके नाम पे ही लिखा हुआ है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर की होती है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं अपन। तो देखिए, जो साइड इफेक्ट्स है एम्फोटेरिसिन बी के, वो क्या है कि ये अनीमिया कॉज करती है। इसके अलावा ये क्या कॉज करेगी, जैसा कि मैंने बताया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। एंड इसके अलावा ये एंड शेक एंड बेक सिंड्रोम भी कॉज करती है, शेक एंड बेक सिंड्रोम भी कॉज करती है।
और देखिए जो एम्फोटेरिसिन बी होती है ये एक्चुअली में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती है किसके साथ, फ्लूसाइटोसिन के साथ, है ना। तो जो फ्लूसाइटोसिन है उसके साथ, यानी कि AMPB प्लस फ्लूसाइटोसिन ये क्या करेंगी, एम्फोटेरिक मतलब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करेंगे। तो अगली ड्रग अपन जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, ग्रिशियोफल्विन। जब ग्रिशियोफल्विन अपन डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहले अपन ने इसके बारे में ये देखा था कि ये हेटेरो साइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन होती है, हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन होती है। फिर देखिए जो ग्रिशियोफल्विन होती है ना, ये एक्चुअली क्या होती है, ये स्किन, हेयर एंड नेल में एक्यूमुलेट होती है। स्किन, हेयर एंड नेल में एक्यूमुलेट होती है, यानी कि ये जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं, यानी कि जो स्किन इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, एंड ऑन्क्योमाइकोसिस जो होता है जिसमें नेल इन्फेक्शन होता है, उसमें स्पेसिफिकली यूज़ की जा सकती है। फिर देखिए जो ग्रिशियोफल्विन होती है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इसको इनहिबिट करती है, यानी कि ये क्या करती है, मेटाफेज अरेस्ट कॉज करती है, मेटाफेज अरेस्ट कॉज करती है ग्रिशियोफल्विन, है ना। फिर जब आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा जिसमें अपन ने एक ही वीडियो के अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं जिनका डाइसल्फिराम लाइक एक्शन होता है, यानी कि अगर उनको अल्कोहल उन ड्रग्स के ट्रीटमेंट पे जो पर्सन है वो अल्कोहल का इंटेक करेगा तो उसके अंदर डाइसल्फिराम टाइप की रिएक्शंस होंगी, यानी कि वोमिटिंग होना या फिर बेचैनी लगना, है ना। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो ऐसी ड्रग्स के बेसिस पे, मतलब ऐसी ड्रग्स के साथ भी लागू होता है जिनका डाइसल्फिराम लाइक एक्शन होता है। तो उसमें से ही एक अपनी ड्रग है जो कि जो कैसी है, डाइसल्फिराम लाइक एक्शन, डाइसल्फिराम लाइक एक्शन, है ना। तो ये किसके बारे में हो गई, ग्रिशियोफल्विन के बारे में बात हो गई। फिर ग्रिशियोफल्विन के बारे में एक और चीज, यानी कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ अल्कोहल। तो जब अपन इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देख ही रहे हैं तो ये वॉरफरिन के साथ भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ना। क्योंकि जब जो पर्सन ग्रिशियोफल्विन के ट्रीटमेंट पे है या फिर वॉरफरिन के ट्रीटमेंट पे है, तो वो पर्सन अगर ग्रिशियोफल्विन लेगा तो उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, हेंस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ वॉरफरिन एंड अल्कोहल बोथ। फिर मैंने जैसा बताया कि जो एम्फोटेरिसिन बी होता है इसके अंदर एक और प्रॉब्लम कॉज करता है ये, जो कि है फोटो एलर्जी। तो ये फोटो एलर्जी की भी प्रॉब्लम कॉज करता है। तो ग्रिशियोफल्विन वाला पर्सन अगर धूप में निकलता है तो उसके स्किन जो होती है उसके ऊपर फोटो एलर्जिक रिएक्शन शो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जो ग्रिशियोफल्विन के बारे में एक पर्सन को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि जो ग्रिशियोफल्विन होती है ये ओरली इफेक्टिव है, बस ओरली, यानी कि ये इसको ओरली ओनली, इसका आईवी या फिर कहा जा सके कि पेरेंटल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है ग्रिशियोफल्विन, सिर्फ ओरली दिया जा सकता है। 5-फ्लूसाइटोसिन ये अपनी नेक्स्ट ड्रग है, 5-फ्लूसाइटोसिन, है ना। तो देखिए जो 5-फ्लूसाइटोसिन है इट इज़ क्वाइट मतलब इसका नाम का रिसेम्बलेंस देखेंगे आप तो इट शोइंग क्वाइट रिसेम्बलेंस विथ 5-फ्लोरोयूरेसिल विच इज़ अ एंटी कैंसर ड्रग, है ना। तो या इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद दैट ड्रग। सो जो 5-फ्लोरोयूरेसिल होती है इट इज़ ऑल्सो अ थाइमिडिलेट सिंथेस इनहिबिटिंग ड्रग। जो थाइमिडिलेट सिंथेस जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करती है ना।
तो देखिए जो 5-फ्लोरोसाइटोसिन है, इट इज़ एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द 5-फ्लोरोयूरेसिल, और फिर ये 5-फ्लोरोयूरेसिल जो होती है ये 5-फ्लोरो-DUMP में कन्वर्ट होती है। तो जो ये 5-फ्लोरो-DUMP होता है, ये क्या करता है, जो ह्यूमन बॉडी में या फिर जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उसके अंदर जो DUMP होता है ये DTMP में कन्वर्ट होता है, मतलब यूरिडीन मोनोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो इसको कन्वर्ट कौन करता है, थाइमिडीलेट सिंथेस, ये एंजाइम होता है थाइमिडीलेट सिंथेस, ये कन्वर्ट करता है DUMP को DTMP में, एंड इट इज इन गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द DNA। तो देखिए क्या होता है, जो 5FDUMP बन रहा है, ये एक्चुअली क्या करेगा, इसमें 5th पोजीशन पे फ्लोरीन होता है, जो इस एंजाइम के को क्या करता है, इस वजह से ज़्यादा एफिनिटी शो करता है और इसको इनहिबिट कर देता है बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो थाइमिडीलेट सिंथेस को इनहिबिट करता है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया 5-फ्लोसाइटोसिन के बारे में, तो ये सुप्रा एडिटिव इफेक्ट विथ एम्फोटेरिसिन बी के साथ सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो करता है 5-फ्लोसाइटोसिन, एंड 5-फ्लोसाइटोसिन इज एक्चुअली एंटी मेटाबोलाइट ड्रग, है ना। तो ये हो गया 5-फ्लोसाइटोसिन के बारे में सब कुछ। चलिए तो अब अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, अजोल्स के बारे में। और यहीं पे अपन एक्चुअली क्या करेंगे, जो अपनी अलाइल अमीन टर्बिनाफिन एक सिंपल अकेली ड्रग है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो देखिए अजोल्स के बारे में जैसा मैंने बताया था कि एक्चुअली ये एक सीक्वेंस होता है, स्क्वालिन 2 3 इपॉक्साइड एंड देन लेनोस्ट्रॉल एंड देन अर्गोस्ट्रॉल। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जब अपन बात करें, तो क्योंकि क्लासिफिकेशन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो जो लेनोस्ट्रॉल टू अर्गोस्ट्रॉल कन्वर्जन होता है, ये होता है 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम की वजह से। इस 14 अल्फा डी मिथाइलेज को एक्चुअली कौन इनहिबिट कर देता है, अपनी अजोल्स। और जो स्क्वालिन 2 3 एपोक्साइड बनता है, इसको कौन इनहिबिट करता है, इसको इनहिबिट करती है टर्बिनाफिन, है ना। टर्बिनाफिन, और एंजाइम कौन सा इनहिबिट होता है, स्क्वालिन इपॉक्सीडेज। वैसे अपन ने वहाँ जहाँ पे सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी किया था, वहाँ पे इसको देखा था, बट स्टिल थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। तो देखिए जो टर्बिनाफिन होता है एक्चुअली इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शंस, डर्मेटोफाइटिक फंगल इन्फेक्शन। तो जो डर्मेटोफाइटिक फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, टर्बिनाफिन रहेगी। फिर अपन बात करते हैं अजोल्स की। तो अजोल्स में कुछ सबसे पहली जो ड्रग रहेगी वो रहेगी कीटोकोनाजोल, इसे अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो कीटोकोनाजोल होती है, इसे ओरली भी दिया जा सकता है एंड टॉपिकली भी यूज़ किया जा सकता है, बट ओरली यूज़ करने में इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या करता है, जो एंड्रोजन्स होते हैं, एंड्रोजन के प्रोडक्शन को कम करता है फ्रॉम द टेस्टिस, और जो ये अपने जो लिंक्ड होता है, यानी कि जो प्रोटीन बाउंड जो अपने एंजाइम्स होते हैं, मतलब हार्मोन्स होते हैं, नॉट एंजाइम, हार्मोन्स होते हैं, उन्हें भी ये डिसलोकेट करता है, यानी कि एंजाइम्स जो पेप्टाइड मतलब प्रोटीन बाउंड जो हार्मोन्स होंगे उनको ये हटाएगा, और उसकी वजह से वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए जो कीटोकोनाजोल होता है, ये एक्चुअली हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए बहुत कम अब ये यूज़ होता है ओरली, है ना। तो ये हार्मोनल इरेगुलरिटीज कॉज करता है।
एंड गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है, गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है इन द मेल पेशेंट्स, है ना। तो कीटोकोनाजोल को इसीलिए अब ओरली उतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है, बट टॉपिकली ये बहुत वाइडली अभी भी यूज़ होता है। फिर अपन याद करते हैं कि अपनी नेक्स्ट ड्रग जो कि है इट्राकोनाजोल। जो इट्राकोनाजोल है इसका एक ब्रांड आता है, देखिए कोई प्रमोशन नहीं है बट एज अ मार्केट में मैंने नोटिस किया तो उसका एक नाम आता है इट्रोब्लास्ट करके, है ना। तो इट्रोब्लास्ट से आप याद रखिएगा, इट्रोब्लास्ट। तो इसको याद रखिएगा कि इट्राकोनाजोल जो एक्चुअली होता है वो ब्लास्टोमाइकोसिस में यूज़ किया जाता है, ब्लास्टोमाइकोसिस में यूज़ किया जाता है ना। फिर इसके बाद बचती है अपनी पोसाकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल। तो देखिए जो वोरिकोनाजोल है एक्चुअली, कोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल, है ना। तो देखिए जो वोरिकोनाजोल है एक्चुअली इसका यूज किया जाता है इन्वेजिव एस्परजिलोसिस में, इन्वेजिव एस्परजिलोसिस एंड पोसाकोनाजोल का यूज, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इसके लिए। एंड पोसाकोनाजोल ये क्या होती है, म्यूकोर माइकोसिस में भी इफेक्टिव है। तो जब एम्फोटेरिसिन बी का एक्चुअली शॉर्टेज हुआ था तो उस समय पे पोसाकोनाजोल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो पा रही थी, है ना, क्योंकि ये भी म्यूकोर माइकोसिस में इफेक्टिव है, बट इट इज़ नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस इज एम्फोटेरिसिन बी, हाँ, बट वोरिकोनाजोल वगैरह जो है ये इन्वेजिव एस्परजिलोसिस में एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है ना। तो ये कुछ अपनी बेसिक चीज़ें हो गई एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सेलेनियम कंपाउंड होते हैं, जैसे कि सेलेनियम सल्फाइड हो गया, सेलेनियम सल्फाइड, इसका यूज़ किया जाता है एंटी डैंड्रफ के तौर पे। टोलनाफ्टेट हो गया, इसका जनरली यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेल इन्फेक्शंस, जिसको ऑनक्योमाइकोसिस बोला जाता है, ऑनकिडोमाइकोसिस, है ना। फिर इसके बाद सेलेनियम सल्फाइड हो गया, टोलनाफ्टेट हो गया। इसके अलावा आता है वाइट फील्ड ऑइंटमेंट। वाइट फील्ड ऑइंटमेंट में क्या होता है कि ये ऑइंटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसमें सैलिसिलिक एसिड प्लस बेंजोइक एसिड होता है ना। तो ये सारा अपना जो भी एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में था यहाँ पे अपन कंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली जो एम्फोटेरिसिन भी बोल रहा हूँ, बेसिकली अगर अपन देखा जाए तो जो क्लासिफिकेशन पार्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आज तक बने हैं मैक्सिमम वो कहाँ से बनते हैं, या तो क्लासिफिकेशन से बनते हैं या तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से बनते हैं। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन भी काफ़ी खास ड्रग है, क्योंकि उसको और भी जगह पे यूज़ किया जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस एंटी फंगल पर्पस। इट कैन बी ऑल्सो यूज इन लेशमैनियासिस, है ना। तो काला आजार जो होता है जिसे ब्लैक फीवर भी बोला जाता है, वहाँ पे भी इसे यूज़ किया जाता है ना। तो इसलिए एम्फोटेरिसिन भी खास बन जाती है, और प्रैक्टिकली भी इसका इतना ज़्यादा यूज़ है। जो भी इन्वेजिव एंटी फंगल मतलब जो भी इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे एम्फोटेरिसिन बी को यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये खास है। ग्रिसोफल्विन के बारे में आपको याद रखना है कि वो डाइसल्फिराम लाइक एक्शन शो करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड अजोल्स तो काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होते ही हैं, तो इसलिए उनका यूज़ करना मतलब याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर फ्लुकोनाजोल एटसेट्रा, फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। कीटोकोनाजोल के बारे में जब अपन डिस्कस करेंगे तो ये हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, गैनेकोमेस्टिया जो होते हैं वो शो होता है। मेल पेशेंट जो कीटोकोनाजोल ओरली ले रहे हैं अगर, तो इसलिए कीटोकोनाजोल को अब ओरली बहुत कम यूज़ किया जाता है ना। बट टॉपिकली इट इज़ वाइडली यूज्ड
है ना, क्लोट्राइमाजोल यूज़ होता है, माइकोनाजोल यूज़ होता है, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिकल पर्पस पे यूज़ होते हैं, है ना। फिर वोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल, वोरिकोनाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ इन्वेजिव एस्परजिलोसिस, तो उसको याद रखना जरूरी है। एंड इट्रोकोनाजोल का जैसे मैंने बताया कि एक ब्रांड है इट्रोब्लास्ट, ये किसी तरीके का प्रमोशन नहीं है बट जस्ट याद करने के लिए इट्रोब्लास्ट, तो इट्रोकोनाजोल ब्लास्टोमाइकोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस है, एंड म्यूकोरमाइकोसिस के लिए अपनी पोसाकोनाजोल इफेक्टिव होती है। तो ये एक ब्रीफ समरी हो गया हमारी तरफ से, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करिए, फ्रिक्वेंटली रिवाइज करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।